नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक दुबे। मैं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुपर टेट प्रैक्टिस सेट के बारे में। जीएस प्रैक्टिस सेट होगा जो सुपर टेट में आते हैं। पर्यावरण, जीएस, इन सभी से मैंने प्रश्न रखा है। इकोनॉमिक्स वगैरह, पॉलिटी से ये सभी प्रश्न हैं। जो जहां से आया है उसी के आसपास के प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इससे पहले मेरे 2 वीडियो करंट के पढ़े हैं। पीसीएस की परीक्षा से मैंने 4 दिन पहले डाला था, आप लोग देख लीजिए। उससे 3 क्वेश्चन पीसीएस में सेम वही क्वेश्चन आया था जो क्वेश्चन बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर देखिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन 1, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ऑप्शन ए रूपकुंड झील, ऑप्शन बी अष्टमुदी झील, ऑप्शन सी शेषनाग झील, ऑप्शन डी लोकेटक झील। देखिए इन सब से प्रश्न बना हुआ है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रूपकुंड झील। ये झील उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पाया जाता है। इस झील की एक विशेषता और है कि इसमें नर कंकाल मिलते हैं। इसी को रहस्यमयी झील कहा जाता है क्योंकि ये बहुत दबा हुआ है बर्फ़ में, हिमालय में। तो इसी को हम रहस्यमयी झील और रूपकुंड झील कहते हैं। तो ये देख लीजिए, जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। चमोली ज़िले में पाया जाता है, या स्थित है चमोली ज़िले में। अष्टमुदी झील केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। देखिए जो व्याख्या के लायक होगा उसे मैं स्वयं व्याख्या कर दूंगा, जो नहीं है उसे मैं क्या करूँ। अब अष्टमुदी झील में मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलिए ठीक है, ये ऑप्शन सी शेषनाग झील, ये जम्मू कश्मीर में है। लोकेटक झील मणिपुर में है। इसी झील में एक तैरता हुआ पार्क है, केबुल लामजाओ पार्क। ये सुपर टेट में आया था कि लोकेटक झील किस राज्य में स्थित है, और पीसीएस में आया था केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क कहाँ है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि जो पीसीएस में पूछा गया सुपर टेट में ना पूछा जाए, सुपर टेट में जो पूछा गया वो पीसीएस में ना पूछा जाए। आप अरिहंत की बुक उठा के देख लीजिए, 10 क्वेश्चन हिंदी के सेम वही आ गए हैं पीसीएस के सेकंड पेपर में, सी सेट में। तो अब मैं इससे ज़्यादा आप क्या कहूँ। आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, स्वयं देख के जान जाएंगे। तो चलिए, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह स्थित है, जो बहुत गहराई में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह है। ये सुपर टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी गुवाहाटी। गुवाहाटी असम में है, और तो बाकी आप जानते ही, बता दे रहे हैं, जानते तो सभी हैं आप। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। सूरत में स्थित है भारतीय हीरा संस्थान। कहाँ स्थित है? सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत के किस राज्य में फुल्लहर झील है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बता रहे हैं आपको। भारत के किस राज्य में फुल्लहर झील है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ये पीलीभीत जनपद में स्थित है फुल्लहर झील। पीलीभीत जनपद में स्थित है। तो आप लोग इसे जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है।
जिला भी जानिए, नहीं पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में फुल्लर झील है, तो पीलीभीत रख दे, गोंडा रख दे, बहराइच रख दे, श्रावस्ती रख दे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको भी जाने रहिए, पीलीभीत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आप। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं? ये पीसीएस में आया था मिलान वाले क्वेश्चन में, तो आपको हम बता दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। देखिए सुपर टेट और पीसीएस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माना कि उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन लगभग 10-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीसीएस के दोनों पेपर मिला के, सुपर टेट में जो है पूछा जाता है, हिंदी वगैरह और जीएस वगैरह ये सब, तो आपको मिल जाएंगे। चलिए, ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के पिता हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। गेहूँ की 1966 और 67 में ये अमेरिका से लेके आए थे। सोनारा 63, लारमोजो, ये सब गेहूं की किस्में थी जो भारत में पैदावार बढ़ाई गेहूं की फसल के लिए था। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के पिता हैं। विश्व में हरित क्रांति के पिता हैं। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये दुग्ध के मतलब जनक है, दुग्ध विज्ञान के, श्वेत क्रांति के जनक ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के पास ही गए थे मैस्को में, वहीं से इन्होंने गेहूं की किस्म लाए थे। तो चलिए इतना आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है कौन किसके पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आप। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए संस्थान से भी आया हुआ प्रश्न है। मैंने आपको पहले भी बताया था और पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि मैं वही प्रश्न लिया हूँ जो आसपास के प्रश्न हैं, जो आ चुके हैं उसी के आसपास के हैं, जो आने की संभावना रखते हैं अपने आप में। तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। ऑप्शन डी पटना में स्थित है। ये बिहार की राजधानी है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये गुजरात की राजधानी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी की राजधानी है। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे 4-5 प्रश्न एक ही प्रश्न में है, आप जान लीजिए। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आप ये जान लीजिए कि समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची वो है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है आपका, और जनसंख्या नियंत्रण आता है, बाँट तौल माप आता है। ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते तो बहुत हैं, एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरी कोई भी वीडियो 20 मिनट से ऊपर की नहीं रहती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ एक बात और, 1976 में 42वें संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। जो 42वां संशोधन हुआ है, तो 42वां संशोधन को एक संशोधन के और नाम से जानते हैं, मिनी संशोधन। मिनी संशोधन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची में कौन कानून बना सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं ये तो बताया नहीं, 52 विषय होते हैं। तो इतने सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आप लोग वीडियो को पुश करके देख लिया करिए, क्योंकि मैं एक ही इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ, पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं LCD वगैरह तो चलाता नहीं हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग देख लिया करिए। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज वर्णित है? ऑप्शन ए
भाग 9, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 7। सॉरी, यहाँ 15 होना चाहिए लेकिन मैंने 7 रख दिया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज वर्णित है? भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज वर्णित है। अगर पूछे भाग 11 में, तो ये संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध बताता है। भाग 11 किससे संबंध है? संघ एवं राज्यों के क्षेत्र से संबंधित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से सिर्फ संबंधित है। भाग 7 में ये भी संघ से ही संबंधित है, अनुसूची वगैरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। वित्तीय वर्ष, तो ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 2 जुलाई, ऑप्शन डी 1 अप्रैल को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1 अप्रैल। भारत का वित्तीय वर्ष शुरू होता है ऑप्शन डी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू होता है और इसकी समाप्ति होती है 31 मार्च को। अगर ये 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है तो अगले सन 2023 में 31 मार्च को ये समाप्त कर दिया जाएगा, फिर नया शुरू होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ऑप्शन डी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो आप लोग इसको बताइए, हम बता रहे हैं आपको। इसका राइट जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान इसी के द्वारा लगाया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 मई को 1951 को। 1951, 1 मई 1951 को, सॉरी 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 40। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 25। पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान, उत्तराखंड और मणिपुर, इन सभी को एक तरफ रख दिया और ये सीटों को एक तरफ रख दिया। आपको मिलान करना था उसमें कि किस राज्य में कितनी सीटें पाई जाती है। ये तो 3 मैंने अपने तरफ से बना दिया। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए इसको। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। वहाँ आपको बता दें ये मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में एक आंदोलन चलाया था इन्होंने, उस आंदोलन का नाम है जियालरांग आंदोलन, जो मणिपुर में चलाया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो उन्हीं को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी ने गिंडालू को रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आप। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। हम इसे लिख दे रहे हैं, आप समझिए। मुंबई में 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध वाक्य था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पीसीएस में आया है कि सत्यशोधक समाज के प्रवर्तक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फुले। तो ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैंने ना बहुत ज़्यादा कठिन ना बहुत ज़्यादा छोटे प्रश्न लिए हैं।
बस मीडियम साइज़ के प्रश्न हैं, लेकिन परीक्षा में आ जाएं तो क्या मीडियम और क्या छोटे क्या बड़े, नहीं जानते तो बेकार है और दुख बहुत होता है जब आसान प्रश्न गलत हो जाए तो। अगर आप भारत की राजधानी दिल्ली नहीं जानते, वो गलत हो जाए और दिल्ली सुनते आ रहे हैं तो दुख बहुत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से उत्तराखंड का लोक नृत्य है। देखिए नृत्य से भी प्रश्न आया हुआ है। यूपीपीएससी के बारे में बात करें, सुपर टेट में 2 प्रश्न लोक नृत्य से आया हुआ है। ऑप्शन ए यक्षगान, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी गढ़वाली, ऑप्शन डी छऊ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है। यक्षगान आपका कर्नाटक का है, गरबा गुजरात का है, छऊ झारखंड का है। ये आया हुआ था। और एक प्रश्न है, ये यक्षगान जो है सुपर टेट में आया हुआ प्रश्न है। बाकी ये 3 नहीं आया है, एक और कोई था याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये से एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। यक्षगान कर्नाटक में, गरबा गुजरात में, गढ़वाली उत्तराखंड में और छऊ झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आप। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। देखिए शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, विटामिन से भी प्रश्न आया हुआ है सुपर टेट में। तो ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन डी क्वाशियोरकर, ऑप्शन सी स्कर्बी, ऑप्शन डी रतौंधी। तो आप ये जान लीजिए कि इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्वाशियोरकर। ये इसमें एक बात है कि इसमें शरीर अल्प विकसित रह जाता है, पूर्ण रूप से विकास नहीं कर पाता और ये वृद्धि को भी प्रभावित करता है। क्वाशियोरकर रोग जो है ये वृद्धि को भी प्रभावित करता है। रिकेटस विटामिन डी सूखा रोग, स्कर्बी ये तो आप जानते हैं विटामिन सी स्कर्बी होता है, और ये रतौंधी रेटिनाल विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ये डी जो दिया है विटामिन ए रेटिनाल रतौंधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आप। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ये 32 बिट, ऑप्शन बी 34 बिट, ऑप्शन सी 31 बिट, ऑप्शन डी 33 बिट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये 32 बिट। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आप। पीतल बना होता है, पीतल बना होता है जिंक और कापर। ऑप्शन बी जिंक और टिन, ऑप्शन सी कापर तथा टिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये जिंक और कापर। इसके बारे में एक और बात बता दे रहे हैं कि ये है Zn जिंक प्लस Cu, इसे हम कापर कहते हैं। मान लिया आपके प्रश्न में जिंक और कापर डायरेक्ट न लिख के शॉर्ट में नाम लिख दिया कि Zn प्लस Cu, तब आप क्या करेंगे? तो इसे भी आप जानते रहिए कि Zn प्लस Cu अगर आ गया तो आप इसे लगा देंगे। पीतल बना होता है Zn प्लस Cu, जिंक और कापर से मिलकर बना होता है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए जुलाई 2007, ऑप्शन बी मार्च 2003, ऑप्शन सी अप्रैल 2006, ऑप्शन डी जून 2005। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जून 2005। इस जून का मैं नाम ले रहा हूँ कि किस डेट को ये पारित हुआ था। तो ये 15 जून को पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 15 जून 2005 को। बहुत से परीक्षाओं में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए आज की तो प्रैक्टिस इतनी ही, कल फिर मिलूँगा नए प्रैक्टिस के साथ। तो आप लोग देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए। मैंने जो व्याख्या देने लायक था वो व्याख्या भी कर दिया। अगर कोई कहीं गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे और आपको पुनः दूसरे वीडियो में अच्छे से डिफाइन करेंगे। अगर कोई, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपको अगर लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, कुछ करिए ज़रूर आप लोग, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। और मैं एक एक वीडियो में चाहता हूँ कि हमारे एक एक वीडियो से 20 मिनट का वीडियो रहता है, 20 मिनट से ऊपर का कोई वीडियो मैंने बनाया ही नहीं। तो 1 या 2 प्रश्न हर एक वीडियो से आपको मिल जाए, कोशिश यही रहता है। अब मैंने अगर 10 वीडियो करंट के बना दिए तो उसमें हर एक को
वीडियो से अगर 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। 10 वीडियो देख लिए आप 20 मिनट करके, तो 200 मिनट की हो गई वीडियो, और 200 मिनट आप रोक रोक के कहीं कहीं बैठ के या कहीं जा रहे हैं तभी देख लिए, तो आपके अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे 20 क्वेश्चन, ये निश्चित है। आप मेरे करंट के उठा के देख लीजिए और पीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए, दोनों मिला लीजिए, 3 क्वेश्चन आया हुआ है। 3 क्वेश्चन करंट से और हिंदी अरिहंत से 10 क्वेश्चन उसमें सीधा सीसेट वाले पेपर में रखा है हिंदी का। तो ये मत समझिए कि हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, और पीसीएस में जो आया सुपर टेट में नहीं, वो आ सकता है, लगभग जीएस वगैरह मिलता जुलता है और हिंदी वगैरह, तो आप ये जान लीजिए, बता रहे हैं आपको। तो तैयारी आप करिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिना प्रैक्टिस के आपका कल्याण नहीं हो सकता। प्रैक्टिस में आपको वो प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, कोई कोचिंग नहीं बताया होगा, कोई संस्थान आपको नहीं बताया होगा, वो प्रश्न आपको प्रैक्टिस में ज़रूर मिलेंगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है और प्रैक्टिस ही अंत है। अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो प्रैक्टिस से ही आपका भला हो जाए। बाकी तो आप पढ़ते रहिए अपना, और प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। मतलब अपने आप में कुछ लगता है कि हाँ हम कुछ जानते हैं, मतलब। तो प्रैक्टिस से यही है, प्रैक्टिस पूरी ईमानदारी से करिए। मैं अपनी सारी वीडियो में प्रैक्टिस को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही एग्ज़ाम में सहायता करता है। मैं सीटेट भी प्रैक्टिस के बल पे निकाला हूँ, यूपी टेट भी प्रैक्टिस के बल पर ही निकाला हूँ थोड़ा बहुत। यूपी टेट में मेरे 101 नंबर हैं, सीटेट में मेरा एक पेपर गड़बड़ हो गया था, नहीं तो 107 नंबर होते। टोटल मेरे 90 नंबर हैं, ये सीटेट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सीटेट में मेरे 90 नंबर हैं, यूपी टेट में मेरे 101 नंबर हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरा दूसरे में गोला हो गया था, नहीं तो 103 होते। और एक पेपर संस्कृत का अभी भी सील रखा हुआ, वैसे सील पेपर, उसको छुआ ही नहीं, इतना गुस्सा लग गया था। तो ऐसे रखा हुआ है, फिर मैंने कहा पास तो हो ही गए हैं, दोबारा फिर मैंने दिया नहीं। तो ये सब आप जान लीजिए, प्रैक्टिस का नतीजा है ये। प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़िए ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। तो पढ़िए ज़रूर, और प्रैक्टिस भी करिए, आत्मविश्वास ज़्यादा पैदा होगा आपके अंदर, और आपको प्रश्न भी अच्छे मिलेंगे उसमें देखने को, जो एग्ज़ाम में हूबहू वही आ जाते हैं डायरेक्ट, जो हम सोचते ही नहीं। जैसे मकतब एक बार आया था सुपर टेट में, अब मकतब को सोचा नहीं गया था कि ये मकतब है क्या। तो ऐसे ऐसे प्रश्न रख देगा, तो प्रैक्टिस के दौरान ही आपको मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही। देखिए आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।